Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the first chapter of class 8 and this is from history. This chapter name is Introduction, How, When and Where. यानी कि एक परिचय, कब, कहाँ और कैसे. Now lesson in brief. Your first point is history. Second is the modern period and the third major developments during the 18th century and the last is main sources of modern India. यानी कि जो हमारा इतिहास है वो क्या होता है. द मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक युग. आधुनिक युग. मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी यानी कि जो 18वीं शताब्दी थी उसमें जो बहुत ज्यादा बड़े बदलाव आए वो क्या है. मेन सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, उसको जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हमारे पास हैं. नाउ टर्न अप. हु इज शोन इन द पिक्चर. ये कौन है जिनको पिक्चर में दिखाया जा रहा है. औरंगजेब, नेक्स्ट व्हेन डिड ही डाइड. इनकी मृत्यु कब हुई. 3 अप्रैल 1707. Now come to the let's start with introduction. History is the story of the achievements of humans on the earth. The question arises how we know about our past. कि जो इतिहास है वो क्या है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य है उनकी द्वारा प्राप्त की गई उनकी खोज पर एक कहानी है. द क्वेश्चन अराइज. ये प्रश्न उठता है हाउ वी नो अबाउट आवर पास्ट कि हम अपने अतीत को कैसे जान सकते हैं. वी ऑल्सो आउट टू नो हाउ एंड वाई दिस चेंज टेक्स प्लेस. कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं या आए हैं ये कैसे आए और क्यों आए. इमेजिन, सोचिए हाउ पीपल लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स और इन द 17th सेंचुरी. सोचिए कि जो लोग हैं वो पहले के समय में या फिर 17वीं शताब्दी में कैसे रहते होंगे. Imagine a person who lived, say, in the 16th century somehow coming to life today. सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं 16वीं शताब्दी में रहता हूं और अब वो आज की लाइफ में वापस आ जाए. He would find himself in a world almost entirely different from the one he was familiar within his own time. कि आज के जमाने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति वापस आ जाता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाएगा जो कि उसकी पहले की पारिवारिक दुनिया से उसके समय से बिल्कुल अलग होगी. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री होता है इतिहास. हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड इन द कॉर्पोरेशन विद अदर्स और हाउ वॉर्स टुक प्लेस. कि इतिहास जो है ये हमें जानने में मदद करता है कि जो लोग थे वो कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग में रहते थे और कैसे ही वो एक दूसरे से युद्ध करते थे. इट हेल्प अस टू नो हाउ फास्ट द चेंज हैव टेकन प्लेस और दीज चेंजेस आर स्टिल कंटिन्यूइंग. ये हमें जानने में मदद करता है कि जो परिवर्तन है वो कितनी तेजी से आए और अभी भी वो जारी है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास हाउ पीपल लिव्ड इन द एंशिएंट एंड मिडिएवल टाइम्स. हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जो लोग थे वो प्राचीन या मध्यकालीन के समय में कैसे रहते थे. The world has never stood still. संसार कभी एक सा नहीं रहता. It has been continuously changing as a result of the activities of man in cooperation with his fellow men. कि ये क्या है. यह लगातार परिवर्तन है. किसके परिणाम है ये. मनुष्य और उसके साथ वाले जो उसके सहयोगी हैं उनके द्वारा किए गई एक्टिविटी का रिजल्ट है जो लगातार बदलता जा रहा है. The change that have taken place in the last few hundred years have been very fast. जो पिछले कुछ 100 वर्ष बीते हैं उनमें क्या है बहुत ही तेजी से परिवर्तन आए हैं. What are these changes that have made our time so different from the earlier time? इसमें से हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्या क्या चेंजेस आए जो हमारे अब के समय को पिछले समय से अलग बनाते हैं. How and when did they begin and how did they proceed? कैसे और कब वह शुरू हुए और कैसे वो प्रक्रिया में है. To be able to understand these changes, we will have to understand the history of the past 2 or 3 centuries. इन चेंजेस को जानने के लिए हमें पिछले 2 या 3 शताब्दियों के इतिहास को जानना होगा. History is very important because it gives us
द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। हिस्ट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें क्या देती है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान। किसके बारे में? जो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हुए, अ नरेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट, एक घटनाक्रम किसका, वर्तमान और अतीत की, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट, उनके कारण और उनके प्रभाव, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, लोगों की जीवन शैली, जोग्राफिकल कंडीशन यानी कि भौगोलिक परिस्थितियां ऑफ द लैंड, भूमि की, और ऑल द हैपनिंग टेकिंग प्लेस, जितनी भी घटनाएं घटित हुई। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, अ स्टोरी हाउस ऑफ नॉलेज एंड अ सोर्स ऑफ विजडम। ये क्या है? ये पुरानी घटनाओं का एक रिकॉर्ड है और जितना भी ज्ञान है उसका एक भंडार है। नेक्स्ट है द मॉडर्न पीरियड, यानी कि जो आधुनिक युग था उसके बारे में। इन इंडिया यानी भारत में, द मॉडर्न पीरियड बिगिन इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ग्रेट मुगल एम्पायर औरंगजेब। कि भारत में जो मध्य आधुनिक युग की शुरुआत हुई वो 18वीं शताब्दी से हुई, जब जो लास्ट महान शासक है मुगल का औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई। ही हैड लेफ्ट अ वास्ट एम्पायर, उसने अपने पीछे एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा, बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स इट वाज टू बिकम मच स्मॉलर। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों में ये क्या हो गया, छोटा होता चला गया। बाय द 19th सेंचुरी इट एक्सिस्ट इन नेम ओनली, और 19वीं शताब्दी तक आते आते इसका सिर्फ नाम ही रह गया। हिज थ्री सन्स फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर द थ्रोन, जो उसके 3 बेटे थे वो गद्दी के लिए आपस में लड़ते ही रहते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नन ऑफ देम प्रूव टू बी पावरफुल एंड एफिशिएंट इनफ टू मेंटेन द एज ओल्ड ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर। उनमें से ऐसा कोई भी शक्तिशाली नहीं था या प्रभावी नहीं था जो कि पुरानी ग्लोरी जो थी उनकी साम्राज्य की, जो संस्कृति थी, संपदा थी मुगल साम्राज्य की, उसको मेंटेन कर सके, संभाल सके। इन द डेक्कन रीजन, यानी जो दक्कन के शासक थे, पावरफुल नोबल्स हैड कार्व्ड आउट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसमें जो शक्तिशाली रईस थे उन्होंने अपने अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। दे वर कंस्टेंटली एट वॉर विद वन अनदर, और जो लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे। इन द नॉर्थ, और उत्तर में, द मराठास हैड द वीक मुगल एम्पायर्स एज पपेट्स इन देयर हैंड्स। जो मराठा थे वो क्या करते थे, जो कमजोर मुगल शासक है उनको कठपुतलियों की तरह अपने हाथों पर रखते थे। जाट एंड सिख बुल्ट अप स्ट्रॉन्ग आर्मीज, जो जाट थे और जो सिख थे उन्होंने मजबूत सेनाएं बना ली। देयर वॉज नो सिंगल अथॉरिटी टू होल्ड द कंट्री टुगेदर, कोई भी एक ऐसी एकल प्राधिकरण नहीं था जो कि भारत की सत्ता को संभाल पाता। सच अ कंडीशन वॉज आइडल फॉर द कॉलोनाइज्ड टू एक्सप्लॉइट, ये क्या थी, ये एक स्थिति थी जिससे क्या हुआ, जो विदेशी थे वो भारत में आने लगे। यूरोपियंस हैड कम टू इंडिया टू ट्रेड एज अर्ली एज इन द 16th and 17th सेंचुरी। जो यूरोपियन है यानी जो यूरोपीय हैं वो भारत में व्यापार के लिए 16वीं और 17वीं शताब्दी से पहले से ही आने लगे। द पोर्तुगीज, पुर्तगाली, डच, फ्रांच एंड अंग्रेजी और ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड ट्रेड्स लिंक्स विद इंडिया, उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए। Soon their aims changed from trade to colonizing. The Dutch and Portuguese was out of race in the short while. लेकिन इसमें से डच और पुर्तगाल जो थे वो जल्दी ही इस रेस से बाहर हो गए। It remained for the French and the English to contest for supremacy. अब कौन बचा? जो अंग्रेजी और यूनानी लोग थे उनमें ही आपस में युद्ध होते थे। किस लिए? ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। They took full advantage of the political chores. उन्होंने भारत की राजनीति में भी पूरा लाभ लिया। They played one kingdom to another, one नवाब against the other. जो क्या थे, ये क्या करते थे, एक राज्य को दूसरे राज्य से, और एक राज्य के राजा को दूसरे राज्य के राजा के खिलाफ खड़ा करते थे। They promised to assist them in their wars for exchange of territory and trading rights. वो उनको प्रॉमिस करते थे कि वो इस वॉर के बाद क्या करेंगे, बदल लेंगे अपना जो टेरिटरी है, अपने जो ट्रेडिंग राइट्स यानी व्यापार के अधिकार है उनको बदल लेंगे। इन दिस मैनर, और इसी तरीके से, इट इज वेरी क्लियर दैट द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर सून मोर देन जस्ट ट्रेडर्स इन इंडिया। ये बहुत ही इससे ये साफ हो गया कि जो यूनानी थे या फिर जो अंग्रेजी थे वो भारत में ट्रेडर्स बनकर ही नहीं रह गए। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यह जानना कठिन नहीं है,
हाउ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप इन्फ्लुएंस्ड इन इंडिया, कि जो यूरोपीय है उनका जो भारत में औद्योगिकरण है वो किस हिसाब से हुआ, आधुनिकरण है वो कैसे हुआ। द पीपल ऑफ 18th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वर डिवाइडेड बाय रिलीजन्स, रीजन्स, ट्राइब्स, लैंग्वेजेस एंड कास्ट। जो 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज के लोग थे वो धर्म, शासन, आदिवासी भाषा या जातियों में क्या हो गए, विभाजित हो गए। However, a great spirit of tolerance prevailed between Hindu and Muslim. हालांकि जो हिंदू मुस्लिम थे उनके बीच में सहिष्णुता थी। The Hindu society was caste ridden and the people of different caste did not mix. कि जो हिंदू सोसाइटी यानी हिंदू समाज के लोग थे वो जाति पर आधारित होने लगे, जो अलग अलग जाति के लोग थे वो आपस में मिक्स नहीं होना चाहते थे। The higher caste had all the privileges and prestige in the society. जो उच्च जाति के लोग थे उनको सारी प्रतिष्ठा समाज में उपलब्ध थी। द मुस्लिम वर ऑल्सो डिवाइडेड बाय रेस, ट्राइब एंड स्टेटस। जो मुस्लिम थे वो भी अलग अलग नस्ल, अलग अलग जाति, अलग अलग स्तर से विभाजित हो गए। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्ट्स। वो मेन दो शाखाओं में विभाजित हुए, द शिया एंड द सुन्नी। क्या? शिया और सुन्नी। अ फॉल इन मोरल स्टैंडर्ड्स वाज क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। The nobles fell a prey to various vices and excessive luxury. जो क्या था, इससे ये क्लियर हो गया कि जो इस समय की स्थिति, जो इस समय में पतन हुआ वो क्यों हुआ, और जो नोबल्स थे, जो रईस थे, वो उनके जो लग्जरी थी वो किसमें हो गए, जो जितने भी रईस थे वो विलासिता और अनेक प्रकार का व्यतीत जीवन जीने लगे। विलासिता होता है किसी चीज में उल्टे सीधे, यानी उनमें बहुत सारी बुराइयां आ गई और उनमें बहुत सारे शौक आ गए। द कॉमन पीपल हैड अ हाई डिग्री ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी एंड मोरलिटी। लेकिन जो आम जनता थी उनमें अभी भी ईमानदारी और नैतिकता बची थी। द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज पुअर। जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। विडो रीमैरिज वाज नॉट अलाउड बाय कस्टम। एक प्रथा के अनुसार जो विधवा पुनर्विवाह था वो भी अनुमति नहीं थी। चाइल्ड मैरिज वॉज क्वाइट कॉमन। जो बाल विवाह था वो भी बहुत ज्यादा सामान्य हो गया। द कस्टम ऑफ सती वॉज प्रेवलेंट इन राजस्थान, बंगाल एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो सती प्रथा थी वो भी राजस्थान, बंगाल या उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र में आ गई। अनदर मेजर लेवल वॉज द कस्टम ऑफ डॉरी। और इसके बाद जो भी मेन बुराई थी वो क्या थी, दहेज प्रथा। इंडिया इन द 18th century was a land of contrast. The kings, the nobles and the rich led a luxury life. जो भारत है 18वीं शताब्दी में किसका लैंड बन गया, कंट्रास्ट का एक भूमि बन गई। जो राजा थे, जो रईस थे या फिर जो अमीर लोग थे वो क्या करने लगे, एक विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। The peasants had to pay more than half of the produce in the form of various tax. जो किसान थे उनको अपनी उपज के लिए जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसके लिए बहुत ज्यादा अनेक प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे। देयर लाइफ वाज मिजरेबल एंड रेज्ड विद नो जस्टिस और सिंपैथी फ्रॉम द अपर क्लासेस। उनको किसी प्रकार का कोई भी न्याय या कोई भी सहानुभूति ऊपर उच्च जाति के लोगों से प्राप्त नहीं होती थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th century, 18वीं शताब्दी की शुरुआत से इंडिया वाज, जो भारत था, वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री। भारत जो था वो एक बहुत बड़ा मुख्य केंद्र बन गया किसका, विश्व व्यापार और उद्योग का। ट्रेड फ्लरिश्ड इन टाइम्स ऑफ पीस। जो व्यापार था वो शांति के समय में फला फूला, इन टाइम्स ऑफ वॉर, और युद्ध के समय में ट्रेड, जो व्यापार था इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ग्रेटली सफर्ड बिकॉज सिटीज एंड ट्रेडिंग सेंटर्स वर फ्रैंकली लूटेड एंड प्लंडर्ड एंड रोड्स वर अनसेफ टू ट्रेवल। युद्ध के समय में जो आंतरिक या बाह्य व्यापार थे उनको क्या था, उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। कैसे? क्योंकि जो शहर थे या व्यापार के केंद्र थे उनको लूट लिया जाता था या फिर उखाड़ फेंक दिया जाता था, और जो रोड थे या जो सड़कें थी वो ट्रेवल यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं थी। विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ किंगडम्स, जैसे जैसे राज्य के नंबर बढ़ते गए राज्यों की संख्या बढ़ती गई। द नंबर ऑफ कस्टम हाउसेस और चौकीज ऑल्सो इंक्रीज्ड। जो लोगों के घरों के नंबर थे और चौकियों की संख्या थी उनमें भी वृद्धि हो गई। इच पेटी रूलर लेविड हैवी कस्टम ड्यूटीज। जो एक रूलर था उसको एक हैवी कस्टम ड्यूटी दी गई। द ब्रेक ऑफ द मुगल रूल एंड द एम्पावरमेंट ऑफ नोबल्स हु वर द मेन कंज्यूमर ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स आल्सो हार्म्ड
इंटीरियर स्टेट ट्रेड। जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और जो क्या हुआ, नोबल्स का उदय हुआ, उससे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर थे, भारतीय कंज्यूमर थे, उनको बहुत ज्यादा हानि हुई और उनसे सारी सुविधाएं ले ली गई। इंडियन ट्रेडर्स इनकरेज दीज ट्रेडर्स बिकॉज फॉरेन ट्रेडर्स ब्रॉट रेवेन्यू, कि इंडियन ट्रेडर्स जो थे उनको व्यापार के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि जो विदेशी व्यापारी थे उनसे उन्हें राजस्व मिलता था। एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर नेग्लेक्टेड, यहाँ तक कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी वहां की, उसमें भी उसकी उपेक्षा की गई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैड अ सेटबैक ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, जो साहित्य था वहां का, पुरातत्व था, वो भी, उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। द पेंटर्स एट द मुगल कोर्ट माइग्रेटेड टू द प्रोविंसेस कोर्ट ऑफ हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर एंड पटना। पोएट्री एंड लिटरेचर डिक्लाइंड एंड लॉस्ट इट टच विद लाइफ, कि जो मुगल साम्राज्य के चित्रकार थे वो कहाँ चले गए, हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना के दरबार में चले गए। और जो कविता और साहित्य था उसको भी जिंदगी से हटा दिया गया। एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू लिटरेचर, लॉ, रिलीजन एंड फिलोसफी, जो शिक्षा थी वो सिर्फ कहाँ तक रह गई, साहित्य, कानून, धर्म और दर्शन से। नो अटेंशन वॉज पेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ कोई अटेंशन नहीं दी गई। द इंडियंस रिमेन्ड इग्नोर्ड ऑफ द साइंटिफिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ द वेस्ट, जो भारतीय थे उनको पूर्व पश्चिमी विकास से इग्नोर कर दिया गया, चाहे वो किसी का भी विकास हो, साइंटिफिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो या आर्थिक विकास हो। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कहें, द 18th century was a century of confusion, anarchy and restlessness, जो 18th century थी वो क्या थी, century of confusion, anarchy, restlessness. India was politically divided into warring group, जो इंडिया थी वो राजनीतिक रूप से भी कई भागों में बट गया। फ्रैंक वॉर्स डिस्टर्ब ट्रेड एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो लगातार वॉर होते थे उनसे क्या था, व्यापारिक और आर्थिक जीवन क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। द यूरोपियन ट्रेडिंग कम्युनिटीज बिगिन टू ग्रो इन स्ट्रेंथ, जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनी समुदाय थे वो क्या थे, लगातार बढ़ने लगे और ताकत में आ गए। बट द इंडियन रूलर्स फेल टू रियलाइज द डेंजर ऑफ देयर ग्रोथ, और जो भारतीय रूलर्स थे, भारतीय शासक थे, वो फेल हो गए और उनकी जो वृद्धि थी वो खतरे में आ गई। द वीकनेस ऑफ द इंडियन किंगडम्स वाज एन अपॉर्चुनिटी for the British to expand and they fully benefited from their destiny and backwardness. The modern age was emerging out of the ruins of the medieval age. जो वीकनेस थी किसकी, भारतीय शासकों की जो वीकनेस थी वो उनके लिए, ब्रिटिश शासन के लिए एक मौका साबित हुई, एक अवसर साबित हुई। और उनकी जो उनकी में बिल्कुल भी एकता नहीं थी और जो उनकी पिछड़ापन था उससे उन्हें क्या हुआ, लाभ हुआ। और जो मॉडर्न एज थी यानी कि आधुनिक युग था उसमें उनका उदय हो गया। नाउ कम टू द इन्फोबिट्स, द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन द टोटल डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, कि जब ब्रिटिश की जीत हुई इंडिया पर वो क्या, किसका परिणाम था, वो भारतीय पारंपरिक रूप से इंडियन भारतीय आर्थिक व्यवस्था का परिणाम था। इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इनटू एन इकोनॉमिक कॉलोनी विच सर्व द नीड ऑफ ब्रिटेन। इंडिया किस में बदल गई, इंडिया एक आर्थिक कॉलोनी में बदल गई, जो कि जिसको ब्रिटेन शासन की जरूरत पड़ती थी। द इंडिजिनियस इंडस्ट्री वर डिस्ट्रॉयड एंड द वेल्थ ऑफ द इंडिया वाज ड्रेन्ड टू ब्रिटेन, कि जो भारत का धन है वो ब्रिटेन जाने लगा और जो इंडिया की खुद की संपदा थी वो टूट गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया वाज ड्रेन्ड ऑफ हर वेल्थ, जो भारत की अपनी वेल्थ थी, अपनी धन संपदा थी, वो सब खत्म हो गई। इंडिया इकोनॉमी वाज शैटर्ड, और इंडिया जो था वो उसकी इकोनॉमी कैसे हो गई, शैटर्ड, यानी कि किसी पर आधारित हो गई। इंडस्ट्री डिक्लाइंड एंड द मैसेज सफर्ड एट द हैंड ऑफ द न्यू रूलर्स, जो उद्योग थे वो खत्म हो गए और भारत के जनता को किसके हाथों सफर करना पड़ा, जो नए शासक आए। द इंडियन मर्चेंट्स बिकम टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, जो भारतीय व्यापारी थे वो ब्रिटिश शासक के हाथों के औजार बन के रह गए। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विस वर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी,
जो सिविल सेवा की भर्ती होती थी उनमें भी अपॉइंट करने के लिए, उस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो उसका कंपनी का निर्देशक होता था उसकी सलाह ली जाती थी। हाउ कुड द इंडियंस टॉलरेट सच अ डेस्पोटिक रूल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ देयर मदरलैंड, कि इस प्रकार के शोषण को अपनी मातृभूमि पर भारतीय कैसे सहन कर सकते थे। Soon they started a national movement against the British rule, और जल्दी ही उन्होंने क्या करा, एक राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश रूल के खिलाफ शुरू कर दिया। The Great Uprising of 1857 is an important landmark in India's struggle for freedom, कि जो 1857 की क्रांति का उदय है वो भारतीयों द्वारा किए गए एक आजादी के लिए किए गए एक संघर्ष का लैंडमार्क है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, कि 19वीं शताब्दी के अंत में एन ऑल इंडियंस मूवमेंट टुक शेप, जो भारतीयों का जो आंदोलन था वो आकार में आया। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड अनटोल्ड माइस्ट्रीज, इंडियंस वॉन देयर फ्रीडम इन 1947, एक बहुत लंबे समय के त्याग के बाद और अनगिनत कहानियों के बाद जो भारतीय थे उनको अपनी आजादी 1947 में मिल गई। इंडिपेंडेंस थ्रू अप अ बिग चैलेंज टू मेक इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, कि इंडिपेंडेंस के दौरान जो भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि वो कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो। वेयर एवन द पुअरेस्ट पीपल कुड लीड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट, कि जो गरीब लोग हैं भारत के वो भी एक आरामदायक जिंदगी कैसे जी सके। आवर लीडर्स रिसॉल्व टू मॉडर्न एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इंडिया, एजुकेटेड पॉवर्टी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, कि जो हमारे नेता थे उन्होंने इसे खत्म करने के लिए कृषि या फिर उद्योग, भारत में जो गरीबी है उससे अलग हटने के लिए और क्या करा, रोजगार करा सभी के लिए। सिंस 1947 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेकिंग अर्नेस्ट एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन टू अचीव रिजल्ट एट अ क्विक पीस, एक शांति के लिए, एक जल्दी शांति के लिए जो सरकार थी भारत की उसने इस क्षेत्र में क्या किए, एक रिजल्ट प्रदान किए। द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ चैलेंजेस, जो भारत का आधुनिक युग है वो पूरा का पूरा चैलेंज से भरा हुआ है। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स एंड विद मेनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत उतार आए, बहुत चढ़ाव आए, बट स्टिल वी इंडियंस वर ट्राइंग टू मार्च फॉरवर्ड विद ग्रेट एफर्ट्स एंड यूनिटी। लेकिन फिर भी हम भारतीयों ने मिलकर क्या किया, उन लोगों के सामने एक मार्च किया और महान प्रयास और एकता दिखाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी कि जो 18वीं शताब्दी थी उसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए, आइए देखते हैं। द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी इज जनरली रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जो 18वीं शताब्दी का युग है वो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अंधकार भरा हुआ युग माना जाता है। इन दिस पीरियड, इस समय में क्या हुआ था कि इंडिया हैड टच्ड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मोरल डिग्रेडेशन, पॉलिटिकल डिजनरेशन एंड वीकनेस, जो राजनीतिक पतन थे या फिर जितनी भी कमजोरी थी भारत में वो सभी व्याप्त हो गई थी। प्रोफेसर H.G. रॉलिंसन रिमार्क्स, जो प्रोफेसर H.G. रॉलिंसन है वो टिप्पणी करते हैं कि जनरल कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वर परहैप्स द अनहैप्पीएस्ट इन द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, कि जो सामान्य स्थिति थी भारत की 18वीं शताब्दी में वो जो थी वो देश के इतिहास के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव वाली थी। द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर कॉज्ड बाय डिस्प्रेड एनार्की एंड माइस्ट्री, कि जो मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, जब मुगल साम्राज्य को तोड़ दिया गया तो इससे पूरे विश्व में क्या फैल गई, अराजकता और दुख भरी स्थिति हो गई। नॉर्थर्न इंडिया बिकम अ सीन ऑफ प्लंडर एंड स्लॉटर, the Marathas like a swarm of locusts swept down upon the plains of the north and carried on the evil tradition of raid and slaughter, कि जो उत्तर भारत किसका एक दृश्य बन गया, कत्लेआम का एक दृश्य बन गया और लूट का एक दृश्य बन गया। और जो मराठा थे वो एक टिड्डियों के झुंड की तरह पूरे उत्तर भारत के जो मैदान थे उन पर कब्जा कर रहे थे और कत्लेआम और रेड भी उनका एक बुरी प्रथा बन गई थी। There was no government worth the name, वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट किसकी थी, नाम के लिए। The disintegration of the Mughal Empire drove up all powerful, ambitious and brave persons to earn their livelihood by joining the profession of soldiers of fortune or that of dacoits, कि जो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, उसके जितने भी महत्वाकांक्षी शासक थे
पावरफुल, शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी जितने भी बहादुर लोग थे, उन सभी ने अपनी लाइवहुड अर्न कर ली, कमा ली, और जो प्रोफेशन है वो क्या कर लिया, सोल्जर, एक सैनिक का प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। कंसेक्वेंटली यानी कि नतीजन, इसका नतीजा क्या हुआ कि देयर वर थाउजेंड ऑफ मिशनरी सोल्जर, कि हजारों की संख्या में हमारे पास सैनिक थे, लेकिन अगर टू सर्व एनी प्रिंस हु वुड पे देम हैंडसमली, लेकिन वो किसकी सेवा करते थे, एक राजा की जो उन्हें अच्छा वेतन प्रदान करता था। इन साउथर्न इंडिया थिंग्स वर नॉट बेटर, जो दक्षिण भारत था उसमें भी जो हालात थे वो ज्यादा बढ़िया नहीं थे। द डिसोल्यूशन ऑफ द सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा लेफ्ट द डेक्कन एंड इजी विक्टिम ऑफ टू द कंटेंडिंग बट वीक अथॉरिटीज, कि जो बीजापुर या फिर गोलकोंडा की जो सल्तनत थी उनका जो विघटन हुआ, उससे क्या हुआ, उसने दक्कन में प्रतिस्पर्धी शासक को छोड़ दिया, लेकिन एक कमजोर रूप में। Ceaseless civil wars were found in the Deccan by the families of the Nizams, the Nawabs of the Arcot, the royal dynasty of Mysore and the Marathas, कि वहां पर जो मराठा थे या फिर जो निजाम के परिवार थे, आरकोट के नवाब थे, या मैसूर की रॉयल डायनेस्टी थी, उनमें क्या होने लगे, उनमें गृह युद्ध होने लगे। द होल कंट्री वॉज रेवस्ड विद द वॉर्स विच डेनिड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द ट्रिवल्ड कंट्री, पूरे भारत, पूरे विश्व में, पूरे देश में एक अशांति फैल गई और हर जगह युद्ध ही होने लगे। इन द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वॉज नेदर अ सेटल्ड गवर्नमेंट नॉर रेगुलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना के लिए वहां पर कोई भी सरकार नहीं थी और कोई भी प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। इन सोसाइटी, समाज में, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि जब मुगल एम्पायर का विघटन हो गया, मुगल एम्पायर खत्म हो गया, मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी हैड बीन डिस्ट्रॉयड, कि जो उसकी भौतिक संपदा थी वो सब क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आर्ट एंड ट्रेड वर रूइंड, जो कृषि थे या फिर व्यापार या उद्योग थे वो सभी बर्बाद हो गए। लाइफ बिकम डल एंड ड्रेरी एंड फेटलिज्म डिटरमाइंड द एक्शंस ऑफ द पीपल, कि जो जीवन था वो बिल्कुल नीरस हो गया और जो लोग थे उनके कार्य किस पर आधारित होने लगे, भाग्य पर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैड बीन ऑलमोस्ट डिकेडेंट एंड इफेक्ट, जो भारतीय सभ्यता थी उसका भी पतन हो गया और वो बिल्कुल प्रभावहीन हो गई। It had been touching the lowest point of the decline of for over 100 years from about the middle of the 18th century, लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से 100 सालों तक ऐसा ही युग रहा। It is true that, यह सच है कि it was the dark age in Indian history, कि ये क्या है, भारतीय इतिहास में एक अंधकार भरा युग है। Now come to the next topic, main sources of modern India, यानी कि जो आधुनिक भारत है उसको जानने के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। The main sources of the history of India in this period are mainly divided into two groups, यानी कि इस युग की जो इतिहास है उसको जानने के लिए जितने भी स्रोत हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है द प्राइमरी सोर्सेज और दूसरे हैं सेकेंडरी सोर्सेज। Now come to the next page. The primary sources include original documents like literacy sources, printed materials, government reports, paintings, audio tapes, and the secondary sources are the books, articles, reviews, etc. of scholars and historians who have analyzed the primary sources. कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उनमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, जैसे कि कोई साहित्यिक स्रोत हो या फिर कोई भी छापा हुआ मटेरियल हो, कोई भी सरकारी रिपोर्ट हो, कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी ऑडियो टेप हो। और जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, उनमें बुक्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज शामिल होते हैं। किसके, जो किसी इतिहासकार या विद्वान द्वारा प्राइमरी सोर्सेज को एनालाइज करके लिखे जाए। दीज आर अवेलेबल इन टू अस इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स एंड बुक्स। और ये हमारे पास किन के रूप में उपलब्ध होते हैं, रिपोर्ट्स के रूप में, रिव्यूज के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में या फिर बुक्स के रूप में। There are enough sources available in the modern period of the history of India. The chief among them are the following. कि भारत के आधुनिक युग को जानने के लिए बहुत सारे पर्याप्त साधन या स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रिंटेड बुक्स, यानी कि जो छापी गई बुक्स थी वो। During this period, a lot of books were published due to the invention of printing press,
कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण जो इस युग के दौरान बहुत सारी बुकें प्रकाशित की गई। इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर एक्टेड एज वेरी पावरफुल सिम्युलेंट्स फॉर दिस पीरियड, कि इस काल में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्पर्धा रही है या फिर जिसने भी रोल निभाया है वो इंडियन प्रेस या फिर साहित्य ने निभाया है। मॉन्यूमेंटल वर्क्स वर रिटन एंड पब्लिश्ड, जो मॉन्यूमेंटल वर्क्स थे, स्मारक के काम थे, वो सभी लिखे गए और प्रकाशित किए गए। A lot of books in Indian and foreign language were discovered and written by the effort of a group of Europeans who keenly devoted themselves to the study of Indian history and literature, and they also published their own work. जो यूरोपियों का एक ग्रुप था, उनके समूह के प्रयास द्वारा ऐसी बहुत सी बुक जो कि भारतीय या फिर किसी विदेशी भाषा में थी या तो खोजी गई या लिखी गई, उन्होंने अपने आप को साहित्य में इतना लीन कर लिया, उसके प्रति इतना समर्पित कर लिया भारतीय इतिहास के प्रति कि उन्होंने इसमें खुद का वर्क भी लिखा। These literacy works throw a good deal of light on the progress made by people in different fields such as medicine, engineering, art, technology, literature, music, etc. कि जो लिटरेसी, ये जो साहित्य के वर्क है, ये हमें ये किस पर अच्छा प्रकाश डालते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस व्यक्ति ने क्या प्रोग्रेस की, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर किसी भी संगीत के क्षेत्र में। A good deal of attention is also devoted to philosophical study through the inspiration of distinguished teachers and philosophers like B.N. Seal, S. Radhakrishnan and other। कि जो B.N. Seal है या फिर राधा कृष्ण है या फिर कोई अन्य दार्शनिक है, वो आज के युग के लिए उनकी जो रचनाएं हैं साहित्य दर्शन में वो भी बहुत ज्यादा प्रकाश डालती हैं। कैसे कि द स्कॉलरली वर्क्स ऑफ राधाकृष्णन एंड हिज वर्ल्ड वाइड टूर्स एंड lectures have undoubtedly made a string appeal to the mind of modern man। कि राधा कृष्ण का जो वर्क है, जो उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया, उसको उन्होंने अपने जिन भी लेख में लिखा वो आज के मानव के ऊपर अच्छा प्रकाश डालता है। एंड ऑल दिस हैज कंसिडरेबली रेज्ड इंडिया इन द एस्टिमेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इस सभी से हमें पता चल रहा है कि भारत किस प्रकार से ऊपर उठा। नाउ कम टू द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यानी कि जो अखबार या फिर पत्रिकाएं थी उनके जरिए क्या स्रोत मिलते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। प्रिंटिंग प्रेसेस एंड सर्कुलेशन ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर, की जो उस समय में मॉडर्न पीरियड था, आधुनिक युग था, उसका जो इतिहास है वो हमें किससे मिलता है, पब्लिकेशन से, या फिर जो प्रिंटिंग प्रेस हुई या फिर जो अखबार का सर्कुलेशन था। न्यूमरस राइटर्स, पोइट्स एंड लिटरेसी फिगर्स रोज इन प्रोमिनेंस, कि बहुत सारे लेखक, कवि या फिर जितने भी साहित्यिक फिगर थे उन्होंने अपने लेख लिखे। They showed clarity combined with beauty of expression and flight of imagination, कि उन्होंने अपनी एक कल्पना की उड़ान से या फिर अपने एक्सप्रेशंस की सुंदरता से जो क्लियरिटी थी उसको उन्होंने दिखाया, उसका कॉम्बिनेशन किया। वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस वर सेट अप एंड मैनी न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड। शुरुआती जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनको सेटअप एक प्रक्रिया में प्रदान की गई और उनको सेट किया गया और जो न्यूज़पेपर थे उनकी शुरुआत की गई। Some of these newspapers are still in publications and they are systematically kept in a record in the libraries। कि उनमें से जो कुछ अखबार हैं उनको पब्लिकेशन द्वारा अभी भी रखा गया है और उनको लाइब्रेरीज में भी एक रिकॉर्ड के तरह सुरक्षित रूप से व्यवस्थित करके रखा गया है। द फर्स्ट इंडियन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वाज बंगाल समाचार इन 1816 एंड द बॉम्बे समाचार इन गुजरात इन 1822। कि जो पहला भारतीय अखबार है बंगाल समाचार जो कि 1816 में प्रकाशित हुआ, या फिर उसी की तरह एक अगला समाचार पत्र है बॉम्बे समाचार जो गुजरात में 1822 में प्रकाशित हुआ। द फर्स्ट हिंदी, जो हिंदी का पहला न्यूज़पेपर है द बनारस अखबार वॉज स्टार्टेड इन 1845, जिसकी शुरुआत 1845 में हुई। By going through these newspapers, periodicals not only brought us into close contact with the past, कि जो ये अखबार है ये सिर्फ हमें ना ही अपने अतीत की ओर ले जाते हैं बल्कि but also provided opportunities to us study the literature and our political, social, religious and economic level,
एवल्स जो ये है वो हमारी किसमें भी और मदद करते हैं, हमें अवसर प्रदान करते हैं किसके अध्ययन में, किसी साहित्य के अध्ययन में, हमारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर जो भी आर्थिक बुराइयां हैं उनके ओर। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं। We can still see many historical buildings throughout India. These buildings throw a good deal of light on the art and sculpture of the Indian states, particularly in Rajasthan and मध्य भारत। कि ये जो इमारतें हैं, हम जो भारत में इमारतें देखते हैं बहुत प्रकार की, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये किस पर अच्छा प्रकाश डालती हैं, उस वक्त की आर्ट, उस वक्त की कला पर, उस वक्त के पुरातत्व पर, उस वक्त की शिलाओं पर, जो कि हमें कुछ भारतीय स्टेट राज्यों में भी देखने को मिलती है, जैसे कि राजस्थान हुआ या फिर मध्य भारत हुआ। देखिए आपको कुछ बिल्डिंग्स दिखाई जा रही है पिक्चर के माध्यम से, जिसमें से फर्स्ट है इंडिया गेट जो कि न्यू दिल्ली में है, और सेकंड है विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है। द वेल नोन असेंबली हॉल, इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटरी, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस, द बिरला हाउस एंड आर नेशनल वेल्थ एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड। कि जो प्रसिद्ध है उनमें से असेंबली हॉल हुआ, इंडिया गेट हुआ, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया या फिर बिरला हाउस हो गया, ये सब हमारी क्या है, राष्ट्रीय संपदा है और इनको हमें सुरक्षित भी रखना चाहिए। These buildings not only tell us about the past but also throw a good deal of light on the different aspects of architectural skills of India। कि ये जो बिल्डिंग है ये ना ही हमें सिर्फ पास्ट के बारे में, हमारे अतीत के बारे में बताती हैं, बल्कि ये किस पर एक अच्छा प्रकाश डालती है, भारत की जो कला थी, कौशल था बिल्डिंग्स का, उसमें भी। द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज अ स्ट्रक्चर बेस्ड बिल्डिंग। कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, वो एक संरचना पर आधारित इमारत है। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग्स। फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग्स यानी कि ललित कला और चित्रकारी। Various works in the field of the fine arts such as paintings, music, dancing, etc. have produced a finer expression and better cultivation in present time। कि जो विभिन्न प्रकार का वर्क है किसके क्षेत्र में, किसी भी फाइन आर्ट के क्षेत्र में, जैसे कि कोई पेंटिंग्स हो, कोई म्यूजिक हो, कोई डांसिंग हो, वो हमें क्या प्रदान करता है, आज के वर्तमान समय में एक अप्रिसिएशन प्रदान करता है, ताकि एक प्रोत्साहन प्रदान करता है, ताकि हम भी उससे प्रोत्साहित हो। Sister Nivedita Havell and Percy Brown are among those from outside India who caught the true spirit of India's artistic and masterly expensive and revealed it। कि जो सिस्टर निवेदिता है या हेवेल है या पर्सी ब्राउन है, ये बाहर से आकर इन्होंने भारत की जो फाइन आर्ट थी उसको देखा और उसको सराहा। द स्कूल ऑफ आर्ट्स इन मुंबई, कोलकाता, लखनऊ and Indore have been throwing new talent in the revival of painting। कि जो मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ या इंदौर में आर्ट्स के स्कूल हैं, वो क्या करते हैं, वो इन पेंटिंग्स का जो टैलेंट है उसको निखार लाते हैं उसमें। The Bombay School of Arts has tried to develop a new style by applying Western techniques and methods to the current Indian conditions। कि जो बॉम्बे स्कूल है आर्ट का, उसने किस प्रकार कोशिश की, एक पश्चिमी मेथड से, पश्चिमी तकनीक से या पश्चिमी तरीके से एक भारतीय कंडीशन में, जो वर्तमान भारतीय स्थिति है उनमें नया विकास लाने की कोशिश की। आगे है मिसलेनियस सोर्स, यानी कि जो विविध प्रकार की है। A new spirit of in the cultivation of the music and dancing has also been recognized by the संगीत समाज of कोलकाता एंड ज्ञान उत्तेजक मंडली ऑफ मुंबई। कि कोलकाता और ज्ञान उत्तेजक मंडली जो है मुंबई की, या संगीत समाज है, इसको किस प्रकार पाया गया, इसको म्यूजिक या फिर डांसिंग के लिए एक नई भावना को मान्यता दी। पंडित वीएन भातखंडे, a member of ज्ञान उत्तेजक मंडली, inaugurated new education in music and infused a new spirit of music among the people। कि पंडित बीएन भातखंडे जो कि ज्ञान उत्तेजक मंडली के ही एक सदस्य हैं, इन्होंने न्यू एजुकेशन म्यूजिक में एक नई भावना को लोगों के मन में जगाया। He organized a music school at Gwalior and later on the first All India Music Conference at Vadodara in 1916।
इन्होंने एक म्यूजिक स्कूल खोला ग्वालियर में, और उसके बाद में सबसे पहली जो सभी भारतीय म्यूजिक की कॉन्फ्रेंस की बड़ौदा में, जो कि 1916 में हुई। In this period, the awakening in the world of politics caused widespread nationalism and created anti-British sentiments। कि इस काल में जो पॉलिटिक्स थे, जो हमारे राजनीतिक, हमारे जो विश्व की राजनीतिक स्थिति थी, उसके लिए एक राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया, नव जागरण का उदय हुआ और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इट लेड टू द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। इससे क्या हुआ कि एक आजादी की लड़ाई शुरू हुई, उसकी नींव रखी गई। कंसिक्वेंटली यानी इसका नतीजा, अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी की लीडरशिप में, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बहुत सारे अदर, इंडिया रिगेन्ड हर फ्रीडम आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद इंडिया को अपनी आजादी मिली। Many letters written by these great personalities give us a chance to understand their personalities, way of thinking and their relationship with other people। कि इन सभी के द्वारा जो लेटर लिखे हुए हैं वो हमें किस प्रकार का अवसर प्रदान करते हैं, हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का अवसर प्रदान करते हैं, या फिर उनकी जो सोचने का तरीका था, या उनके जो रिश्ते थे एक दूसरे के साथ, उनके बारे में। These letters are advocates of new learning and the torchbearers of new India that was shaping। कि जो लेटर्स हैं ये किसकी वकालत करते हैं? नई शिक्षा को जानने के लिए जो कि भारत में आकार ले रही है। Now come to the think and answer। Your first question is what are the main sources of modern India? Primary sources or second है secondary sources। Name any three historical building in India। फर्स्ट है बिरला हाउस, सेकंड इंडिया गेट, थर्ड इज विक्टोरिया मेमोरियल। What were the important social changes and developments? जो भारतीय थे वो किसके? ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हो गए, जैसे कि caused widespread nationalism and created anti-British sentiments। नेक्स्ट है आपका who started the first newspaper, the Banaras and when? द बनारस अखबार ने शुरू किया 1845 में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? कागजात, यानी कि जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है वो हमारा सारा डॉक्यूमेंट में आता है। प्लंडर, द वायलेंट एंड द डिसऑनेस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि लूट, जब हम किसी अवैध या हिंसक तरीके से किसी की भी संपत्ति को अपनी ओर ले ले। इंडिपेंडेंस ऑफ वंस ओन कंट्री, यानी कि किसी एक व्यक्ति का अपना खुद का शासन। नेशनलिज्म, द स्पिरिट टू बी इंडिपेंडेंट, पैट्रियोटिक, यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, एक भावना किसकी? स्वतंत्रता की, देशभक्ति की, एकता की, या फिर मजबूत रहने की। चेकर्ड, हैविंग हैड बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीरियड्स इन पास्ट, यानी कि जो विजय थी ये इनमें क्या था? जो अतीत है हमारा उसमें जीते गए या फिर बिना जीते हुए युग। आगे है क्विक ब्रशअप, हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड इन कोऑपरेशन विद अदर्स एंड हाउ वाज टुक प्लेस। कि हिस्ट्री जो इतिहास है वो हमें ये जानने में मदद करता है कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग से रहते थे या फिर कैसे उनमें युद्ध हुए। नेक्स्ट है यूरोपियंस हैड केम टू इंडिया टू ट्रेड एज अर्ली एज इन द 16th and 7th century। कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य से ही जो यूरोपी हैं वो भारत में व्यापार के लिए आ गए थे। द पीरियड ऑफ 18th century is generally regarded as the darkest period in the history of India। कि जो 18th सेंचुरी का समय है वो भारतीय इतिहास में एक अंधकार भरा युग माना जाता है। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लिटरेसी सोर्सेज, प्रिंटेड मटेरियल एंड पेंटिंग्स। जो प्राइमरी स्रोत हैं हिस्ट्री को जानने के लिए उनमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लिटरेसी सोर्सेज, प्रिंटेड मटेरियल या फिर पेंटिंग्स। नेक्स्ट है द सेकेंडरी सोर्सेज आर द बुक्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज एटसेट्रा ऑफ स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस हु हैव एनालाइज्ड द प्राइमरी सोर्सेज।
जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसमें बुक्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज होते हैं जो कि किसी विद्वान या इतिहासकार द्वारा प्राइमरी सोर्सेज का एनालाइज करके लिखे जाते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज, लेट्स प्रैक्टिस. इंडिया इज द 18th century was a land of constraint. In how many sects the Muslim society was divided to? Which of the following are not included under the primary sources of history books? The first Indian vernacular newspaper was Bengal Samachar. In India, modern period began after the death of Aurangzeb. Now come to the next, filling the blanks. Art and architecture has the setback during 18th century. Aurangzeb was during the British rule. India was drained of her wealth. The weakness of the Mughals was an opportunity for the British to expand. The Great Uprising of 1857 is an important landmark in India's struggle for freedom. Now next is right, true or false. The period of 18th century is generally regarded as the golden period in the history of India. False. The first Indian vernacular newspaper was Bengal Samachar in 1816. True. The first Hindi newspaper Banaras Akhbar was started in 1845. True. This economy was shattered by the Dutch. False. Indians were ignorant of the scientific, political and economical progress of Europe. True. Now come to the very short answer type questions. Why was the India in the 18th century called a land of contrast? Let's see the answer of this question. India in the 18th century was a land of contrast. The kings and the rich because the rich lead a luxury life and peasants had to pay more than half of the produce in the form of various taxes. Now come to the second question of this chapter, very short. Second is name some important buildings of British India. Let's see the answer of this question. Assembly Hall, India Gate, Central Secretariat, the Rashtrapati Bhavan, the Parliament House, the Birla House are some important building in modern history of India. Now come to the next. Next is, what conditions was ideal for the colonized to exploit India? Let's see the answer of this question. There was no single authority to hold the country together. Such a condition was ideal for the colonized to exploit. Now come to the next. Next is, what did the Mughal court painters migrated? The answer of this question from the painters at the Mughal court migrated to the provincial courts of Hyderabad, Lucknow, Kashmir and Patna. Now come to the next short answer type question. First is, what do you understand by primary and secondary sources materials?
Let's see the answer of this question. The answer of this question from the primary sources include original documents like literacy sources, printed material, government reports, paintings, audio tapes, and the secondary sources are the books, articles, reviews, etc. of scholars and historians who have analyzed the primary sources. These are available to us in the form of reports, reviews, articles, and books. There are enough sources available in the modern period of the history of India. Let's see the next question. Next is, what are the chief sources of information of modern period? The chief sources of information of modern period are printed books, newspaper, and magazines, fine arts, and historical buildings. Next is, what were the major developments during the 18th century? कि जो हमारा 18वीं शताब्दी थी उसमें जो बदलाव हुए वो मेन क्या थे? Let's see the answer of this question. The people of 18th century Indian society were divided by religions, tribes, languages, and caste. However, a great spirit of tolerance prevailed between Hindu and Muslim. The Hindu society was caste-ridden, and the people of different castes did not mix. The higher caste had all the privileges and prestige in the society. The Muslims were also divided by race, tribe, and status. They were divided into two main sects, the Shias and the Sunnis. Let's see the next. Next question is, next है आपका, what were the major developments during the 18th century? What were the causes of decline of the Mughal power? Let's see the answer of this question. In India, the modern period began in the 18th century after the death of the last great Mughal emperor Aurangzeb. He had left a vast empire, but over the next few decades it was to become much smaller. By the 19th century, it existed in name only. His three sons fought among themselves for the throne. Let's see the next. Next is, what were the impacts of British power during the 18th century? What were the main causes of decline of the British power in India? Let's see the answer of this question. Answer of this question from, during the British rule, India was drained of her wealth. India's economy was shattered. Indian declined and the masses suffered at the hands of the new rulers. The Indian merchants became tools in the hands of the British. The members of the civil service were appointed on the recommendation of the directors of the company. How could the Indian tolerate such a despotic rule and economic exploitation of their motherland? Soon they started a national movement against the British rule. The Great Uprising of 1857 is an important landmark in India's struggle for freedom towards the end of the 19th century. An all-India movement took shape after a long period of sacrifices and untold miseries. Indians won freedom in 1947. Now come to the next. Next is long answer type questions, and your first question is, the trade declined during the 18th century. Give reasons. At the beginning of the 18th century was one of the main centers of the world trade and industry. The trade flourished in a time of peace. In times of war, trade, internal and as well as external, great suffered because cities and trading centers were frankly looted and plundered, and roads were unsafe to travel. With an increase in the number of kingdoms, the number of custom houses or chowkis also increased. Each petty ruler laid heavy custom duties. The breakup of the Mughal rule and the empowerment of the nobles, who were the main consumer of the articles of commerce, also harmed indigenous trade. Now come to the next. Next is,
Why was the 18th century called the dark age in Indian history? Let's see the answer of this question. The period of 18th century is generally regarded as the darkest period in the history of India. In this period, India had touched the lowest point of the moral degradation, political degeneration and weakness. Professor H.G. Rawlinson remarked general conditions of India as the 18th century was perhaps the unhappiest in the checkered history of the country. The breakup of the Mughal Empire caused by widespread anarchy and misery. Northern India became a scene of plunder and slaughter. Now come to the skill development activities. फर्स्ट इज थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है कि इट इज ऑफन सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड दैट वुड बी रीड शेडेड टू द ग्रेट एक्सटेंट बाय द एटीट्यूड्स, परसेप्शन एंड टेंट्रम्स ऑफ द पीपल ऑफ पावर. हाउ डज दिस assumption apply to the history of India written by the British historians? कि आप ये कहा जाता है कि जो इतिहास में एक युग है उसको क्या कहा जाता है कि वो अनेक प्रकार के लोगों की पावर के टेंट्रम थे. आपको बताना है कि कैसे ब्रिटिश शासन है या फिर जो भारतीय इतिहास में इसको ब्रिटिश शासन के द्वारा किस प्रकार से लिखा गया है. नेक्स्ट सब्जेक्ट एनरिचमेंट. हाउ इंडियन लीडर्स स्प्रेड नेशनलिज्म एंड क्रिएटेड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स. राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन अ प्रोजेक्ट वर्क. आपको बताना है कि जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को कैसे फैलाया और भारत जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई उस पर आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी है प्रोजेक्ट वर्क के लिए. प्रोजेक्ट वर्क में फ्रॉम वेरियस सीन्स करेक्ट पिक्चर्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जो ब्रिटिश रूल के दौरान एक न्यूज़पेपर है उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है अलग अलग साधनों से और उसी के साथ कम से कम 5 कटआउट आपको अरेंज करने हैं जो कि घटनाक्रम अनुसार हो, यानी कि जो घटना पहले हुई आपको पहले अरेंज करनी है. नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम. कलेक्ट पिक्चर्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन सम मेजर इन्वेंशन ड्यूरिंग दिस पीरियड. कि इस काल में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई या फिर जो बड़े बड़े आविष्कार हुए उनके बारे में पिक्चर आपको कलेक्ट करनी है. लाइफ स्किल है. कीप असाइड द एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. डू यू थिंक सम ऑफ द पॉलिसीज हैव हेल्प्ड द इंडियंस. राइट अबाउट 2 or 3 सच पॉलिसीज दैट यू थिंक बेनिफिटेड इंडियन सिटीजन्स. कि अगर हम ब्रिटिश शासन के शोषण के नेचर को अलग हटा दें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी कुछ ऐसी नीतियां थी जिन्होंने भारतीयों को मदद की. अगर हाँ तो आपको ऐसी किन्हीं 2 या 3 नीतियों के बारे में बताना है जो कि भारतीय नागरिक के प्रति लाभदायक थी. आगे है क्रॉस कनेक्ट मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक इन्वेंशन ऑफ व्हील. एक टॉपिक है पहिए का आविष्कार. आपको इस पर क्या करनी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.